नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को लेकर बना सस्पेंस बुधवार को खत्म हो गया है। गुरुवार को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं शिवसेना सूत्रों ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे भी एनसीपी नेता अजित पवार के साथ डिप्टी सीएम बनेंगे। महायुति सरकार के गठन में एकनाथ शिंदे के रुख को लेकर काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बुधवार को सस्पेंस खत्म हो गया। 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार में पिछली बार की तरह ही 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी भाग लेंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 दिसंबर बुधवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। सीएम के तौर पर यह उनकी तीसरी पारी है। इसकी स्क्रिप्ट चुनाव के ऐलान से 4 महीने पहले अगस्त में लिख ली गई थी। आरएसएस और बीजेपी ने फार्मूला तय किया था कि अगर महायुति की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। किसी वजह से अगर सरकार नहीं बन सकी तो देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आरएसएस के एक सोर्स बताते हैं कि फडणवीस शुरुआत से प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद रहे हैं। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे सीएम बनाए गए, तब पीएम मोदी के कहने पर ही फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद मंजूर किया था। पीएम मोदी ने तभी वादा किया था कि अगली बार सत्ता में आने पर फडणवीस को सम्मानजनक पोजीशन दी जाएगी। फडणवीस ने तब सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल में बड़ी जगह बनाई थी। इसी का नतीजा है कि ये दोनों के करीब हैं। अब उनके हाथ में सीएम और फिर बीजेपी अध्यक्ष बनने का विकल्प है। बीजेपी से जुड़े एक सोर्स बताते हैं कि 23 नवंबर को आए रिजल्ट में महायुति को बहुमत मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था, उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की बधाई तक दी थी। आपके पास जब बहुमत नहीं होता है तो आप सरकार बनाने में जल्दबाजी करते हैं। बहुमत होने पर सियासी पार्टियां आराम से काम करती, इसलिए बीजेपी ने इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई। बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि वो अपने पार्टनर्स को हल्के में नहीं ले रही, बल्कि उन्हें पूरा वक्त दे रही है। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन आए थे। थिएटर के बाहर आरटीसी एक्स रोड पर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के कारण कई लोग एक दूसरे पर गिर गए, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ कम होने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें अल्लू अर्जुन के फैंस को बेहोशी की हालत में देखा गया है। पुलिस ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन समय पर नहीं पहुंचे थे, इस वजह से फैंस की भीड़ और बढ़ती चली गई। अल्लू के कार्यक्रम के आखिरी में जब संध्या थिएटर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए फैंस बेकाबू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर तैनात सिक्योरिटी और पुलिस जवानों की संख्या भी उतनी नहीं थी जितनी सिचुएशन को संभालने के लिए जरूरी थी। पुष्पा 2 500 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। ये फिल्म आज यानी कि 5 दिसंबर को रिलीज हुई है। सेंसर सर्टिफिकेट में कहा गया कि फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट और 38 सेकेंड 200.38 मिनट है। फिलहाल के फिल्म के पहले पार्ट पुष्पा का रन टाइम 2 घंटे 59 मिनट था। यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मलयाली भाषा में रिलीज हुई है। ये पहली पैन इंडियन फिल्म है जो बांग्ला में भी रिलीज हुई है। फिल्म को स्टैंडर्ड 3D IMAX 4DX बॉक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया है। पुष्पा 2 के मेकर्स ने क्लाइमेक्स अलग अलग शूट किए हैं ताकि फिल्म से जुड़ा कोई स्पॉइलर लीक ना हो। शूट किए गए सभी क्लाइमेक्स में मेकर्स कौन सा फाइनल करेंगे इसकी जानकारी सेट पर किसी को नहीं दी गई थी। साथ ही सेट पर नो फोन पॉलिसी भी रखी गई थी। नोएडा में पंचायत से पहले पुलिस ने 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर रात पुलिस ने 0 पॉइंट पर धरने के लिए बैठे किसानों को भी हटा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है। दरअसल बुधवार शाम को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो संभल हो या फिर ग्रेटर नोएडा। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने एक्शन लिया। भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने नोएडा में चल रही किसानों की पंचायत में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इससे योगी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चे युवा दिशा विहीन हो रहे हैं। दिल्ली तो नजदीक है, लेकिन क्या हम लखनऊ की भी यात्रा करेंगे? निर्दोष किसानों को धरने से अवैध तरीके से उठाकर जेल में ठूस दिया गया है। इतनी तानाशाही ठीक नहीं है।
मंगलवार देर रात किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया। कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में 4 और सदस्य भी शामिल हैं। इनमें पीयूष वर्मा विशेष सचिव और औद्योगिक विकास, संजय खत्री ACEO नोएडा, सौम्या श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा, कपिल सिंह ACEO एडा शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं किसानों की वो मांगे जिसके लिए पूरा बवाल हो रहा है। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लाट दिया जाए। 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिले। नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाए। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बुधवार को केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने शाह से कहा कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाई जानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रियंका ने कहा कि हमने गृह मंत्री को वायनाड की स्थिति के बारे में बताया है। वहां के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है। लोगों के घर, बिजनेस, स्कूल सब कुछ बह गया। वहां लोगों की जितनी मदद की जाए वो करनी चाहिए। वायनाड में प्रभावित लोगों के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं। दरअसल वायनाड में 29 जुलाई की रात करीब 2 बजे और 4 बजे के बीच मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूजा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी। इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने शाह से कहा कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के दर्द को पहचानना चाहिए, क्योंकि उनका दर्द बहुत बड़ा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी वायनाड गए थे और पीड़ितों से मिले थे, लेकिन जब मैं पीड़ितों से मिली तो उनके बीच उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। हालांकि पीएम ने अब तक कोई मदद नहीं की। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए आगे आए, क्योंकि ये लोग अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। वायनाड के प्रभावित लोग केंद्र सरकार की ओर से बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बिखरी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास की जरूरत है। इस त्रासदी के पीड़ित सम्मान के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं। केंद्र सरकार वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से पहले ही इनकार कर चुका। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद अगस्त में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वायनाड लैंडस्लाइड को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि SDRF, NDRF के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। बुधवार रात को मुंबई के दादर में एक अज्ञात शख्स उनकी फिल्म की शूटिंग एरिया में बिना परमिशन के घुस गया। जब क्रू ने टोका तो उसने सलमान खान के सामने कहा, बिश्नोई को बोलू क्या। इसके बाद सलमान की सिक्योरिटी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुंबई का ही रहने वाला है। दरअसल सलमान खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सलमान के घर पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग भी कराई थी। सलमान के करीबी और महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। असम सरकार ने गौमांस पर बैन लगा दिया है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस नहीं परोसा जा सकेगा। इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। दरअसल सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर भीख बांटने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया से कहा वे राज्य में गौमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दे। शर्मा ने कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस मतदाताओं को गौमांस देकर सामग्री जीत रही थी या फिर सामग्री को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि गौमांस देकर सामग्री जीती जा सकती है। असम में गौमांस का सेवन करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 उन क्षेत्रों में मवेशी वध और गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और किसी मंदिर या सत्र वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में हैं।
वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। आम यात्रियों को सहूलियत देने के लिए रेलवे अपने बेड़े में AC1, AC2 या AC3 के बजाय जनरल डिब्बे बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि हमारी योजना जल्द ही रेलगाड़ियों में 10,000 सामान्य कोच जोड़ने की है। दिसंबर के अंत तक ऐसे 1,000 डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। वैष्णव ने आगे कहा कि भारतीय रेलवे पुनर्विकास परियोजना के तहत 1300 स्टेशनों पर पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस परियोजना के तहत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण 700-800 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि कुछ अन्य का पुनर्निर्माण 100 से 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर रेलवे के नेटवर्क में विस्तार, पटरियों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण पर भी है। तकनीकी के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में 31 मार्च 2024 तक 99,809 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 2,037 महिलाएं लोको पायलट हैं। विपक्ष ने बुजुर्गों सहित कई वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी पर फिर से शुरू करने की मांग की है। इस पर वैष्णव ने बताया कि रेलवे की ओर से सभी श्रेणी के यात्रियों को हर साल 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें प्रत्येक टिकट पर 40% की छूट भी शामिल है। अगर टिकट की कीमत 100 रुपए है तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपए लेता है। ये सब्सिडी भविष्य में जारी रहेगी। सरकार रेलवे अधिनियम 1989 और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गई है। वहीं वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रेलवे का निजीकरण नहीं, आधुनिकीकरण है। रेल मंत्री ने कहा, कभी रेलवे की शुरुआत लोक निर्माण विभाग के अंग के रूप में हुई थी, अब यह देश की यातायात का प्राणवायु है। इसकी कार्य क्षमता और बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने के दोनों अधिनियमों का एकीकरण जरूरी है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे का निजीकरण कर युवाओं के रोजगार के अवसर को छीनने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार रेलवे को तेजी से निजी हाथों में बेच रही है, बढ़ती रेल दुर्घटनाएं भी नहीं रोक पा रही। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वंदे भारत ट्रेनों में परोसे जा रहे भोजन की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों में कीड़े पाए जाने की घटनाओं पर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भारत और कुवैत ने बुधवार को अपने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा और निगरानी के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैती विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा के बीच हुई बैठक में लिया गया। मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातचीत को उत्पादक बताया और कहा कि इस समझौते से भारत कुवैत संबंधों को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बता दें कि भारत और कुवैत के बीच रिश्ते को और मजबूती देने और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को भारत पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक कहा और कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुझे यकीन है कि वे इसे जारी रखेंगे। मंत्री अल याहा ने कहा कि कुवैत और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों की जड़ें बहुत पुरानी है, जो आपसी मित्रता और सहयोग पर आधारित है। इन संबंधों ने कुवैत और भारत के बीच कई मुद्दों पर मजबूत साझेदारी का रूप लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कुवैत के साथ ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा से मुलाकात में ये बातें कही। इसके बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा का स्वागत कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए कुवैती नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों और कुवैत में बसे 10 लाख से अधिक भारतीयों के कल्याण के लिए कुवैत के नेतृत्व की सराहना की। आलू का सीजन चल रहा है और बाजार में आलू की आवक हो रही। पुराने आलू की डिमांड न होने की वजह से धंधेबाज अब पुराने आलू को केमिकल के जरिए नया आलू बनाने का खेल कर रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। असिस्टेंट फूड कमिश्नर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने निर्देशन और मुख्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में काम करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव अंकुर मिश्रा के साथ महेवा मंडी में छापेमारी की। यहाँ पर टीम ने 180 कुंटल आलू बरामद किया। आपको बता दें, केमिकल के जरिए पुराने आलू को नया बनाकर बेचा जा रहा था। इसके साथ ही टीम ने सहजनवा में खेसारी की दाल बेचने की शिकायत पर छापेमारी की, वहां से नमूने इकट्ठा किए।
प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। असिस्टेंट फूड कमिश्नर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि महवा मंडी में छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि पुराने आलू को केमिकल के जरिए नए आलू बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। पहली नजर में जांच में पाया गया कि इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया। पूछताछ के दौरान कारोबारी ने बताया कि ये बाराबंकी और उन्नाव से आलू आया हुआ है। पुराने आलू को जमीन में गड्ढा करके उसमें केमिकल मिलाकर बूट से कुचलकर उसके छिलकों को छुड़ाकर लाल रंग की मिट्टी मिलाकर बाजार में बेचने का कारोबार कर रहे हैं। इसके मुख्य ठिकाने तक भी जल्दी पहुंचा जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं को मौके पर जागरूक भी किया कि आलू की खरीद के समय उसकी जांच परख जरूर कर लें। पानी में भीगने पर अगर छिलका रह जाता है या आलू को दबाकर भी चेक किया जा सकता है। अगर आलू दब रहा है तो इसका मतलब पुराना आलू है। आदि तमाम तरीके से उसकी जांच की जा सकती है। फिलहाल मौके पर 180 कुंटल आलू को नष्ट किया गया है। केमिकल के प्रयोग से आंत और लीवर पर भी इसका असर पड़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अफसरों को साफ शब्दों में कह दिया कि संभल हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। संभल जैसी घटना और अराजकता अन्य किसी भी जिले में दोबारा ना हो। सभी जिलों के साथ पुलिस कप्तानों, जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में ये बातें सीएम ने कही। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और महाकुंभ मेले को भी लेकर समीक्षा की। सीएम ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल या फिर कोई अन्य जिले में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल में बीते दिनों हुए घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटे। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं से वसूला जाए। आपको बता दें, अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग ले, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। तमाम आदेश सीएम ने दिए। अतिक्रमण के मामलों में संवाद और समन्वय की नीति अपनाई जाए। सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ये सुनिश्चित कराएं कि प्रदेश में कहीं भी आवागमन बाधित नहीं हो रहा है और न ही कहीं पर अनाधिकृत कब्जा हो रहा है। तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। सीएम ने कहा कि 6 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। अनेक संगठनों द्वारा बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जुलूस, सभा आदि आयोजित की जाएगी। अराजक तत्व माहौल को खराब करने का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं। संवेदनशीलता के दृष्टिगत सभी जिलों में हर संभव आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। सेक्टर प्रणाली लागू करें, सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। आगे कहा कि 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल की जन्म शताब्दी के अवसर पर सुशासन दिवस के भाव के साथ अनेक आयोजन होने प्रस्तावित हैं। इस दिन क्रिसमस का भी पर्व है। इसके बाद 31 दिसंबर 1 जनवरी को नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी हुड़दंग ना हो। उल्लास मनाएं, किंतु यह सुनिश्चित कराएं कि कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। सीएम ने धर्मस्थलों पर गीत संगीत कार्यक्रमों में मानक से अधिक आवाज को भी निषेध करने की बात कही है। सीएम हेल्पलाइन अथवा थाना, तहसील, विकासखंड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की जाए। पीड़ित की मनोदशा को समझा जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। आपको बता दें, सीएम ने कहा कि नामांतरण, पैमाइश, लैंड यूज चेंज, वरासत आदि आम आदमी से जुड़े मामले किसी भी दशा में लंबित नहीं रहने चाहिए। तय समय सीमा के भीतर निस्तारण होना चाहिए। हर जिलाधिकारी, तहसील की ओर मंडलायुक्त अपने क्षेत्र के जिलों की नियमित समीक्षा करें। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ का पावन अवसर है। इसके लिए सभी को सहयोग करना होगा। प्रयागराज के सीमावर्ती जनपदों की भी बड़ी भूमिका होगी।